चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। जो प्रश्न छूट गए थे आपका, उसमें हम लोग देखते हैं। ये आपका क्रैश कोर्स का हिस्सा है, ठीक है। इसमें 14 क्वेश्चन जो है कि 14 नंबर तक हो चुके थे, और वो जो बाकी है वहां से हम लोग फुलफिल करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि वो क्या है। हम लोग 15 नंबर देखे हैं कि राइट द क्लाइमेट टेक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कह रहा है कि जनसंख्या का वितरण का वह कारक लिखना है। कैसा कारक? यानी कि क्लाइमेट फैक्टर लिखना है, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं उसको, मतलब वह जलवायु का कारक के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो हम यहाँ पर हम लोग चीजों को समझते चलेंगे कि जनसंख्या के वितरण को जो प्रभाव करता है या जो प्रभाव डालता है, वह जलवायु कारक कौन कौन हो सकते हैं। तो जनसंख्या का वितरण जो है, ठीक है, कितने प्रकार का होता है, यानी कि किन किन कारणों से होता है। यानी कि जनसंख्या जो है कि किस कारण से कहीं पर जाकर के बसना पसंद करता है, किस कारण से जाकर के नहीं बसना पसंद करता है। तो देखिए, जनसंख्या के जो वितरण होते हैं, जो देख रहे हो कि जनसंख्या के कुछ जनसंख्या जो है कि रूरल एरिया में है, कुछ जो है कि अर्बन एरिया में है। कुछ जनसंख्या देख रहे होंगे कि बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटी में बसा हुआ है। कोई जो है कि अगर भूभाग के हिसाब से अगर देखेंगे भौगोलिक तौर पर, तो ये चीज देखने के लिए मिला। कोई पर्वतीय क्षेत्रों में बस रहा है, कोई पठारी में है, कोई मैदानी इलाका में है। तो उन सब में अलग अलग बसने के पीछे वैलिड रीजन क्या हो सकते हैं, वह क्या कारण हो सकते हैं जिससे वह प्रभावित होता है। तो कोई भी, जैसे सिंपल सा आप भी समझिए कि आप किसी जगह पर जाके बसने क्यों चाहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए जो कुछ फैसिलिटी अवेलेबल हो जा पा रहा होगा, या आपके हिसाब से जो जीने के लिए मतलब आसानी जो जोन क्रिएट हो जा रहा होगा, इस हिसाब से आप वहां बसना पसंद करेंगे। तो यहाँ जो है कि क्लाइमेट फैक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या को जैसे कि भौतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारण प्रभावित करता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर यह भौतिक कारण ही, ठीक है, या इसको क्लाइमेट कारण बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वह चीज देखेंगे, क्लाइमेट में आएगा आपका मौसम के हिसाब से आएगा। कैसा मौसम अनुकूलता है, अनुकूलता नहीं है, उसके हिसाब से। कोई जो है कि बहुत ज्यादा शुष्क प्रदेश है, कोई जो है कि बहुत उष्ण आर्द्र कटिबंधीय है, तो वो उसके हिसाब से। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा ठंडा प्रदेश में लोग नहीं बसना चाहेगा, बहुत ज्यादा जहाँ बारिश हो रही है वहां लोग नहीं बसना चाहेगा। तो यह इसके अपने दिक्कत हैं, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ यहीं पर एग्जाम्पल देखा जाए कि जैसे कि अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और अन्य विषवतीय क्षेत्रों में भयंकर गर्मी, सालों भर अधिक वर्षा के कारण अनेक बीमारी की संभावना बना रहता है। अधिक गर्म सहारा, कलहारी, अरब और अन्य मरुस्थल में भयानक गर्मी पड़ती है और जीवन जो है कि वहां कठिन हो जाता है। उसी प्रकार ध्रुवीय क्षेत्रों में भी अत्यधिक ठंडक पड़ती है और जीवन दूभर हो जाती है। तो इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। यानी कि चाहे तो बहुत ज्यादा बारिश होने लगे तो वहां पर भी जनसंख्या कम पाया जाएगा, बहुत सूखा पड़ने लगे वहां पर भी जनसंख्या कम पाया जाएगा, या बहुत जो है कि सालों भर हमेशा किसी क्षेत्र में पानी भरा रहे तो वहां पर भी जनसंख्या आपका कम पाया जाएगा। कहीं मौसम बहुत ज्यादा हार्ड गर्मी है, वहां पर कम जनसंख्या पाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान वाले इलाके में जनसंख्या जो है कि आपको कम मिलेगा। सहारा में भी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उनमें आपको जनसंख्या कम मिलेगा, ठीक है। आपका यूएई में भी कम मिलेगा अपेक्षाकृत, समझे। तो इस तरीका से वो प्रभाव डालता है, ठीक है। जलवायु का एक अपना फैक्टर होता है, जलवायु इस प्रकार से प्रभाव डालता है जिससे जनसंख्या चाहे तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। तो अगर नॉर्मल इस सिचुएशन रहा सदाबहार मौसम, ठीक है, तो सदाबहार जो रहा एवरग्रीन जिसको कहते हैं, अगर मौसम एवरग्रीन रहा तो उसमें जो है कि आपको ज्यादातर सघन आबादी देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। आपको जो है कि पीडीएफ भी अवेलेबल कराया जा रहा है
यह एक्सप्लेन जो है कि आपको करके यहाँ बता दिया जा रहा है। अब जो है कि यहाँ सवाल कह रहा है कि स्वच्छंद उद्योग क्या है, हम लोग हिंदी में ही ज्यादातर देखेंगे, ठीक है। स्वच्छंद उद्योग जो है आपका क्या है, सवाल है आपका स्वच्छंद उद्योग क्या है, ठीक है। स्वच्छंद उद्योग क्या है, देखिए स्वच्छंद उद्योग कहने का सेंस क्या है, पहले ये चीज समझेंगे। अरे भाई क्या हो गया, चलिए यहां से हम लोग देखते हैं, ये आपका सवाल रहा कि स्वच्छंद उद्योग जो है आपका क्या है, ठीक है। या स्वच्छंद उद्योग से आप क्या समझते हैं, सिंपल सवाल आपका यही है कि स्वच्छंद उद्योग से भैया क्या समझते हैं, ठीक है। स्वच्छंद उद्योग से आप क्या समझते हैं, या व्हाट इज फूड लूज इंडस्ट्री जो है क्या होता है। तो देखिए स्वच्छंद उद्योग हम लोग उस उद्योग को कहेंगे, एक तरफ से स्वच्छंद उद्योग हल्का उद्योग होगा, ठीक है। और उसकी अवस्थिति का चुनाव करने में, अवस्थिति यानी कि जो वहां पे लगाएंगे उसकी चुनाव करने में मतलब चुनाव करना है, मतलब स्वतंत्र हो और परंपरागत जो तरीके हैं या जो कारक है उस पर आधारित वह नहीं हो, एक या ट्रेडिशनल नहीं है, यानी कि पारंपरिक तौर से जो पहले से चलते आ रहे हैं वो उद्योग, उन उद्योगों को इसमें नहीं रखा जाता है। और इसमें एक तरह से स्वतंत्रता रहता ही है कि आप अपनी जो है कि अपने हिसाब से, ठीक है, इस उद्योगों की स्थापना करिए और व्यापक विविधता वाले स्थानों में भी या जो है कि स्थित इसको किए जा सकते हैं, या किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहते हैं, या जो है कि स्पेशल कच्चा माल पर निर्भर नहीं रहता है। या अगर उद्योग लगाया हल्का उद्योग है, मैंने किसी भी तरीका से काम हम लोग कर ले रहे हैं, और इसका संगठन जो है ना कि पूरज पर निर्भर रहते हैं, जो कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है, वो कहीं से भी निकल सकता है। जैसे होती है समानता, यह उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, इन्हें आवासीय क्षेत्रों के निकट लगाया जा सकता है। तो ऐसा उद्योग जो है कि ज्यादातर, अब जैसे हैंडलूम, ठीक, हैंडलूम लगा रहे हैं, नहीं करता है, ठीक है, लेकिन अब वही मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं तो वो आपका प्रदूषण फैला रहा है। लेकिन हैंडलूम चलाएंगे तो हैंडलूम तो कोई पोल्यूशन जनरेट करेगा नहीं, समझे। या आप एक तरह से और भी ले सकते हैं, हमारे ग्रामीण परिवेश में देखेंगे इसको, तो ग्रामीण परिवेश में बहुत सारे सिलाई बुनाई और कढ़ाई वगैरह जो है कि इस तरह के कार्य किए जाते हैं। तो एक तरह से ये भी उद्योग ही है, छोटे स्तर पर हल्के उद्योग। तो यह भी जो है कि कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। तो यह जो है कि पोल्यूशन फ्री उद्योग है। इस उद्योग को हम लोग स्वच्छंद उद्योग कहते हैं, या उसको फूड लूज इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। या बिजली के रूप में राष्ट्रीय ग्रिड से इसकी पूरी किया जा सकता है, छोटे छोटे यूनिट्स लगाए जाते हैं इसके, ठीक है, छोटे छोटे इसके यूनिट्स लगाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता वस्तु उद्योग को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। डिफाइन कस्टमर गुड इंडस्ट्री विथ एग्जांपल्स। देखिए उपभोक्ता वस्तु उद्योग किसको कहेंगे, तो उपभोक्ता वस्तु उद्योग उसको कहेंगे जिसका प्रोडक्शन हो रहा है वो उपभोग भी हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि प्रोडक्शन के फॉर्मेट में ही उसका उपभोग हो जा रहा है, उस इंडस्ट्री को हम लोग उपभोक्ता उद्योग कहेंगे, उपभोक्ता इंडस्ट्री कहेंगे, ठीक है। तो इसका जैसे मान लीजिए कि जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट हो जाता है, तो इसमें जो भी सर्विस सेक्टर के जो भी प्रोडक्ट देख रहे होंगे, जैसे मोबाइल फोन सेवा आप ले रहे हैं, ठीक है, तो वो ठीक है, वो तो एक प्रोडक्शन हो ही रहा है, लेकिन वह जो है कि केवल उपभोक्ता के बेसिस पे है। यानी कि जो कंज्यूमर है, जो उसके यूजर है, तो यूजर के बेसिस पे जिस भी तरह के उद्योग लगाए जाते हैं उसको उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहा जाता है। तब उसके उदाहरण आप खुद से भी लिख सकते हैं, जैसे रोटी हो गया या ब्रेड हो गया, ठीक है, रोटी और
ब्रेड हो गया, ब्रेड लगाए हैं डायरेक्ट वो निकाले, डायरेक्ट वो कहाँ पर पहुंच जा रहा है, कस्टमर के पास पहुंच जा रहा है। तो कस्टमर को ही एक तरह से हम लोग उपभोक्ता भी बोलते हैं, ठीक है। कस्टमर या कंज्यूमर बोलिए, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। तो जैसे आपका या आप लिखने के लिए कागज का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेलीविजन हो गया, या श्रृंगार के प्रसाधन हो गए, श्रृंगार के प्रसाधन इतने से काजल, लिपस्टिक का जो भी है वो सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के उद्योग है, तो इसको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, बट यहाँ आपको कह रहा है कि इसको डिफाइन करके कुछ एग्जांपल्स लिख देने हैं, ठीक है। तो 2-4 एग्जांपल्स लिखेंगे तो उतना नंबर जो है कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है। उपभोक्ता वस्तु उद्योग तथा उत्पादक के वस्तु उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए या अंतर बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज एंड बेसिक इंडस्ट्री। देखिए उपभोक्ता अभी जस्ट बताया है कि उपभोक्ता इंडस्ट्री किसको कहेंगे, जिसका सामान का उत्पादन जो है करता है और प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट रूप से, मान लो कि कोई प्रोडक्शन हुआ, किसी भी तरह का प्रोडक्शन हुआ और उसका उपयोग जो है कि कंज्यूमर जो है कि डायरेक्ट कर ले रहा है। जैसे ब्रेड बनाए, अब ब्रेड जो है कि ऐसे थोड़े कि घूम के जैसे तैसे आ रहा है, ऐसा तो नहीं आ रहा है, वो डायरेक्ट वहां जहां बना और डायरेक्ट कहाँ चला गया, कस्टमर के पास। तो उस तरीके के उद्योग या जो भी है, आप श्रृंगार के सामान है तो वो भी बन रहे हैं, वो पहुंच जा रहे हैं मार्केट में, ठीक है। या श्रृंगार के सामान में बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, उसको अलग से कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। बार बार बिंदी चूड़ी कहना शोभा नहीं देता है, नहीं। तो वो आपके उपभोक्ता वस्तु के उद्योग हो गए। और उत्पादक वस्तु उद्योग किसको कहेंगे, तो जो हो उसके विपरीत मान के चलिए कि उत्पादक वस्तु उद्योग ऐसे सामानों का उत्पादन करता है जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है। यानी कि जो उत्पादक के वस्तु उद्योग कहेंगे उसको कहा जाएगा जो अन्य तरह के उद्योगों के लिए मटेरियल प्राप्त करा दे रहे हैं, वो उपभोक्ता उत्पादक वस्तु के उद्योग कहलाएंगे, ठीक है। एक तरह से पहले से उत्पादित किए और फिर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें आयरन और इस्पात उद्योग रख सकते हैं, या भारी मशीनरी वाला जो भी उद्योग है इस उद्योग में उसको शामिल किया जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा, आपको पीडीएफ भी मिलेगा, मैं बार बार बता रहा हूं, तो आप जाकर के थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। चलिए, करार अंतरिक्ष प्रयोगशाला के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय स्पेस लेबोरेटरी? स्पोर्ट्स लेबोरेटरी क्या है? आपका स्पेस लेबोरेटरी से क्या समझते हैं, या अंतरिक्ष प्रयोगशाला का कहने का मतलब क्या है? तो देखिए सिंपल सा अगर इसको कह सकते हैं कि अंतरिक्ष प्रयोगशाला का संबंध जो सैटेलाइट है, जो आपका कृत्रिम उपग्रह है उससे है। कृत्रिम उपग्रह जो है उससे है, जिसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कह सकते हैं, और जिसके माध्यम से आपका संचार जो है कि किया जा रहा है, उसको उपग्रह संचार भी कहेंगे। और वही आपका अंतरिक्ष प्रयोगशाला हो जाएगा। संसार में अंतरिक्ष प्रयोगशाला के बारे में अगर बात की जाए तो सोवियत संघ में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी, मैंने सबसे पहले सोवियत संघ के द्वारा 4 अक्टूबर, इस बात को पॉइंट करना है, ठीक है। इस बात को आप पॉइंट करेंगे कि सोवियत यूनियन द्वारा, ठीक है, सोवियत यूनियन द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक, नाम क्या है, स्पुतनिक के छोड़े जाने के साथ हुआ था। और इसके बाद देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, यूनाइटेड नेशन ऑफ, ठीक है, ऑफ अमेरिका, तो उसने अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह स्थापित किया। और भारत ने भी इसमें पीछा नहीं है। भारत भी संचार के साधनों के लिए आर्यभट्ट, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, भास्कर
रोहिणी, एप्पल, इंसेट 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 जो है कि 2A, इंसेट 1A, इंसेट 2A, इंसेट बी, इंसेट सी, ठीक है। इस तरीका से उपग्रह जो है कि भारत ने भी स्थापित किए और अंतरिक्ष में इसकी स्थापना तत्काल संस्कार के कोने कोने में संचार संपर्क बनाने में सफलता मिली और इन्हीं के सहारे आज गांव गांव में टेलीफोन लगाए गए हैं और मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। अगर सैटेलाइट नहीं होता, आपका अंतरिक्ष प्रयोगशाला नहीं होता, स्पेस लेबोरेटरी नहीं होता, ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जो आपका देख पा रहे होंगे कि जो आपका स्पेस लेबोरेटरी नहीं था, नहीं रहता, तो इस तरीका से व्यवस्थाएं नहीं हो पाती। यानी कि एक तरह से ऐसे कहिए कि जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन बेसिस इंडस्ट्री ध्वस्त हो जाता अगर आपके जो स्पेस लेबोरेटरी ना रहते, तो आपके सैटेलाइट वगैरह नहीं बनाए जाते। तो जैसे भारत में भी बहुत सारे सैटेलाइट्स बनाए गए हैं। सैटेलाइट्स जैसे आप एप्पल इंसेट 2A, इंसेट 2B, इंसेट 1C और एप्पल हो गया, आर्यभट्ट हो गया, या इस प्रकार से बहुत सारे जो है आपके स्पेस लेबोरेटरी के तौर पर कार्य किए गए, जिसके कारण जो है कि कम्युनिकेशन सिस्टम बेहतर हो पाया, ठीक है। या हम आज यहाँ पर बैठे हैं और किसी दूसरे जगह पर बात कर ले रहे हैं, यह जो है कि इस तरीका से आसानी आया तो इसके कारण ही हुआ। इसमें सोवियत संघ में भी बनाया, आपका USA भी बनाया, भारत ने भी बनाया, ठीक है। तो ये इसी के कारण हो पाया है। तो यही आपका कहलाता है। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं कि पृष्ठ प्रदेश क्या है, ठीक है। व्हाट इज हिंटरलैंड, ठीक है। तो हिंटरलैंड किसको कहेंगे? देखिए पृष्ठ प्रदेश जो है एक पतन का प्रभाव क्षेत्र है। पृष्ठ प्रदेश क्या है? पतन का प्रभाव क्षेत्र है। पतन किसको कहते हैं? जो पोर्ट होते हैं, जो बंदरगाहें होते हैं, उन बंदरगाहों के जो आसपास के इलाके हैं, उस इलाके को, उन क्षेत्रों को पृष्ठ प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। उनसे किया जाता है एक्चुअली में कि उनसे भीतरी भागों में जिस क्षेत्र तक मतलब जो है कि पतन से मैंने इस क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता है या उसके द्वारा बाहर भेजा जाता है, उस पतन का पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। पृष्ठ प्रदेश में नगर, उपनगर क्षेत्र के पतन तक सामान्य यात्रियों और सेवाओं का प्रवाह होता है। इसके लिए पतन पृष्ठ प्रदेश से सुनियोजित और विकसित रेल और सड़क मार्गों से जुड़े रहते हैं। एक तरह से वो पोर्ट है, ठीक है, और वह पोर्ट वाले इलाके हैं जिनसे जो है कि बिजनेस और व्यापार करने के लिए, ठीक है, सामानों का आयात निर्यात जो है कि उन क्षेत्रों से किए जाते हैं और उन क्षेत्रों को बाय रेल माने रेल से लिंक किया जाता है, रोड कनेक्टिविटी बेहतर कराए जाते हैं, या और भी तरह के उद्योग धंधे भी वहां पे लगाए जाते हैं। तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि वह पृष्ठ प्रदेश जो है कि बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, बहुत ज्यादा विकसित होते हैं। तो पृष्ठ प्रदेश का मतलब ये रहा, पृष्ठ और प्रदेश यानी कि पृष्ठीय प्रदेश, यानी कि जो समुद्र तट के निकट, ठीक, और वो समुद्र तट के निकट कहाँ पे? जहां पे पोर्ट हो, यानी कि पोर्ट, ये जो एरिया होंगे, पोर्ट वाले जो भी भाग होंगे वो आपके पृष्ठ प्रदेश कहलाएंगे, वो आपके हिंटरलैंड के नाम से जाने जाएंगे। आई होप समझ में आया होगा। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है कि आपका यही है, इंग्लिश में है, ठीक है, कि व्हाट इज हिंटरलैंड। तो आप हम लोग हिंटरलैंड क्या कह रहा है? व्हाट इज हिंटरलैंड। देखिए हम लोग हिंटरलैंड उन प्रदेशों को कहते हैं, ठीक है, या जो पोर्ट वाले इलाके होंगे, जो पोर्ट के संपर्क में जो आपके बंदरगाह होंगे, जो पतन होंगे, उन पतन वाले जो इलाके होंगे, उन इलाकों को हम लोग जो है हिंटरलैंड कहते हैं। उसको हिंदी में पृष्ठ प्रदेश कहा जाता है। तो एक्चुअली में इन प्रदेशों से का जो है ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था दुरुस्त होता है, क्योंकि पतन है तो आयात निर्यात जो है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बिजनेस व्यापार जो है वहां पे किए जाएंगे। तो उनको किए जाने के लिए, ठीक है, विदेशी मालों को आवागमन है, वहां से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, इस तरीके की एक्टिविटी वहां पे हो रहा है। तो उन
सारे इलाकों को, ठीक है, उन सारे इलाकों को हम लोग, यानी कि जो बंदरगाही इलाके जिसको हम लोग कह सकते हैं, उसके अलावा इंटर अंदर तक के इलाके को भी हम लोग हिंटरलैंड कहेंगे, ठीक है। और हिंटरलैंड का एक खासियत यह है कि उसकी जो है कि रोड कनेक्टिविटी बहुत मजबूत रहेगा, यानी कि वहां जाने के लिए आपको बेहतरीन रोड मिलेंगे, आपको रेल मार्ग से जो है कि वह जुड़ा हुआ रहता है। तो इन पास एक प्रकार से वह क्षेत्र जो है कि ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से बेहतर हो जाता है। तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो जाता है तो वहां पे और भी एक तरह से मार्केट डेवलप हो जाता है। मार्केट डेवलप होता है वह एरिया विकसित हो जाता है। विकसित होगा यानी कि हर तरह के सामग्री जो है कि वहां पे अवेलेबल होंगे। इस प्रकार से अगर जो भी इलाके रहे होंगे, अगर वो ग्रामीण परिवेश होगा, वह परिवेश जो है कि शहरों में कन्वर्ट हो जाएगा। यह उसके बेनिफिट है, वह इसके फायदे हैं। तो कोई पृष्ठ प्रदेश होना घाटा का सौदा नहीं है, वो आपके फायदे के सौदे हैं, क्योंकि बेरोजगारी जो है कि उन क्षेत्रों में थोड़ी कम मात्रा में आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उन क्षेत्रों के लोगों को रोजगार जो है कि उपलब्ध हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा जो है कि प्रदेश होना चाहिए। यानी कि पृष्ठ प्रदेश कहने की, हिंटरलैंड कहने का मतलब है कि जो समुद्र के आसपास वाले इलाके हैं, ठीक है, जहां जहां पतन है, जहां पोर्ट है, ठीक है, उन इलाकों को हम लोग हिंटरलैंड के नाम से जानते हैं। उन एरिया को हम लोग हिंटरलैंड के नाम से संबोधित करते हैं, ठीक है। तो आपका यह इतना ही है, और हम लोग आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या है जो आपके जो सिलेबस में है। उन सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कि आपको जो एग्जाम होंगे उसके हिसाब से बता दिया जाएगा।